Hello students, how are you? I hope you should be fine. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हमेशा ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में जिस मकसद के लिए आप तैयारी कर रहे हैं आपको ऊपर वाला कामयाबी से नवाजे। मैं आपका दोस्त एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, यूँ तो ये टॉपिक अपने अंदर बहुत ही अजीम है, बहुत लेंदी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा 2 या 3 पार्ट्स में बनाने की और आपको समझाने की। तो मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊँगा और मुझे यकीन है आपको पसंद आएगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Constitution of India is the supreme law of India. It was adopted by the Constituent Assembly of India on 26/11/1949 and effective on 26/1/1950, जिसको हम हमेशा हर साल 26 जनवरी की शक्ल में बनाते हैं। ये उस डेट में कायम हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया था और जब से आज तक हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखिएगा, इसमें 395 आर्टिकल्स हैं और इन आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स में बांटा हुआ है। इसके बारे में मैं फिर आपको बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि हर आर्टिकल बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है इसको। लेकिन अब जो इसमें ये आर्टिकल्स का जिक्र मैंने 395 का किया है, अब फिलहाल जो मौजूदा है 448 है। फिलहाल जो फिलहाल सूरत हाल है वो ये है 448। फिर नीचे आते हैं, इसमें 12 शेड्यूल्स दिखाए हुए हैं। इसमें ओरिजिनली ये 8 होते थे, यहाँ पर मैंने लिखा है देयर आर 12 शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली 8 होते थे, उसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता चला गया। 52 में, 73 में एंड 74 में इनमें अमेंडमेंट हुआ और इस तरीके से ये 12 शेड्यूल हो गए। पहले ये जो थे 8 होते थे, अब 12 शेड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। और अब मैं इस पे आपको थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जो आदमी जिस मुल्क में रहता है, ये उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला करे, उसकी स्टडी ज़रूर करे, ताकि उसको पता चले इसके जो बेसिक फंडामेंटल हैं, वो जो उसके इख्तियार हैं, जो हक़ हैं, उसका अगर उसको पता होगा तो मैं ये समझता हूँ उसको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती, क्योंकि वो इससे अवेयर है। दूसरी बात, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होती है स्टेट, जिसको हम राज्य कहते हैं, सूबा कहते हैं। तो इन दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के हर सिटीज़न के ऊपर कोई ना कोई उसका अधिकार है, हक़ है। इसी तरह राज्य जो सरकार है उनका भी इसके ऊपर हक़ होता है, उन सिटीजन्स का जो उस मुल्क में रहते हैं। लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो है वो ये होती है कि हर इंसान का जो उस देश में पैदा हुआ है उसका एक फंडामेंटल राइट होता है, जिसको कोई नहीं छीन सकता, देश भी नहीं छीन सकता। अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन 99% वो जो उसका हक़ है, वो जो उसका अधिकार है जन्म से, वो नहीं छीना जा सकता। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन हर देश का यही बताता है कि आपका जो हक़ है उससे आप वंचित मत रहिएगा। तो इसलिए हर आदमी का ये फरीज़ा है कि कम से कम जिस देश में रह रहा है उस किताब को ज़रूर पढ़े। अब इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। हम अपने अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बग़ैर उसको पढ़े हम ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते, किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। कोई जुडिशरी में जाना चाहता है, कोई मेडिकल साइंस में जाना चाहता है, कोई यूपीएससी में जाना चाहता है। तो जब हम इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ
कि सबसे जो अजीम किताब होती है हर मुल्क में, उसका संविधान होता है, उसका पढ़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने लिखा भी है, दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑफ इंडिया फॉर एवरीबडी। हर आदमी के लिए ये बेस्ट बुक है, इसको पढ़ना चाहिए। अब मैं इसके कुछ और फैक्ट्स पर रोशनी डालना चाहता हूँ। 1948 में गांधी जी का मर्डर हो गया था, उसके बाद, लेकिन उससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। जैसे कि हम सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था और काफ़ी वक्त इसमें दरकार था। उन्होंने बहुत मेहनत की और इसको बाकायदा तरतीब दी, मुकम्मल किया। और इसमें एक चीज़ मैं और भी आपको वजाहत कर दूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है इसमें बहुत ज़्यादा असर इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स राज था, वो यहाँ पर राज कर रहे थे, यहाँ पर शासन करते थे। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी बहुत ज़्यादा छाप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, बहुत ज़्यादा असर है। कुछ चीज़ें हमारी अपनी क्रिएट की हुई हैं, अपनी बनाई हुई हैं। तो मैं आपसे गांधी जी का जिक्र कर रहा था। अगर गांधी जी हयात रह जाते तो वो, जब ये संविधान लिखा जा रहा था तो वो अपना मशवरा दे रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वो कुछ इसमें चेंजिंग चाहते थे, अमेंडमेंट चाहते थे। अगर वो रह जाते तो इसकी शक्ल कुछ डिफरेंट होती, वो और भी हमारे सबके लिए अच्छा होता, क्योंकि इसमें जो माइनॉरिटीज़ है और एससी है, एसटी है, शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, उनके बारे में भी जो बहुत सारी चीज़ें और थी जो गांधी जी जिसके फेवर में थे और दूसरे लोग फेवर में नहीं थे, अगर वो हयात रहते तो वो उस पर और रोशनी डालते और मुमकिन है कि उसकी शक्ल कुछ और बनती। लेकिन खैर, ऊपर वाले को यही मंजूर था। तो अब हम इस पर आते हैं कि देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा फोकस हमेशा यूपीएससी पे रहता है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एड्रेस करते हुए ये कहता हूँ कि आप ये जो चैप्टर है, ये जो बुक है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, हिंदुस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसका बहुत बड़ा दखल यूपीएससी में और पीसीएस में ज़रूर होता है। कोई पेपर, कोई जगह ऐसी नहीं बचती कि जहाँ इसके बारे में ना पूछा जाता हो। वो किसी भी शक्ल में पूछ लेते हैं, कहीं से भी पूछ लेते हैं। ये जो आर्टिकल्स मैंने बताए हैं आपको 395, इसमें से पूछ सकते हैं। ये जो उसके 22 जो पार्ट्स हैं, इसमें से पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये आपको जानकर इंटेंशनली लिखकर बताया है कि मैं टाइम टू टाइम इसके अलग अलग पार्ट्स में आपको इसके ऊपर रोशनी डालूंगा। यूँ तो ये बहुत लंबा है, इसमें तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। इसको अगर मैं आपको डिटेल में समझाने जाऊँ तो उसमें 3 घंटे लगेंगे। इसमें दुश्वारी ये होती है कि अगर लंबी वीडियो बनाते हैं तो बच्चे देखते नहीं, बोर हो जाते हैं। तो क्योंकि उनको थोड़ा सा एक अच्छा सा नहीं लगता इतना टाइम बैठ कर देखना, और जो स्टूडेंट्स सिंसियर हैं और अपने गोल पर लगे हुए हैं, जिनको ये मालूम है कि हमारी डेस्टिनेशन यही है, हमें तो यही अचीव करना है, तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो कमेंट्स भी मेरे पास आते हैं, इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ अपने लेक्चर्स, जो मेरे सेशंस होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि 10 या 15 मिनट में उसको मैं ख़त्म कर दूँ। क्योंकि लेकिन कुछ टॉपिक्स इस तरह के होते हैं कि वो 10 या 15 मिनट में ख़त्म नहीं हो सकते। उनकी नेचर इस तरह की होती है, उसको आप 15 मिनट में या 20 मिनट में आप मुकम्मल नहीं कर सकते। तो हम अगर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इसमें इतने सारे आर्टिकल्स हैं, अगर हर आर्टिकल के बारे में डिटेल से हम बताने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब अगर इसके ये जो 12 शेड्यूल्स हैं, इसके बारे में हर का एक अलग अहमियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैं इसमें आपको जैसे जैसे हालात बनते चले जाएंगे वैसे वैसे उस शेड्यूल्स पर भी निगाह डालता जाऊँगा, रोशनी डालूँगा। लेकिन अगर हम पहले शेड्यूल की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे ज़्यादा है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इन सब का जिक्र है। और नेक्स्ट में इनके जो राइट हैं वो क्या हैं, उनके बारे में बताया गया है। हर चीज़ को डिटेल में बताया गया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं छूटी जिसको डिटेल से उन्होंने डिस्कस ना किया हो।
अब आप समझ सकते हैं कि जब इतने सारे आर्टिकल्स इसके अंदर है 395, तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ को उन्होंने अधूरा तो छोड़ा नहीं होगा। उसको पढ़ने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। और ये जो मैं 3 घंटे की बात कर रहा हूँ, ये इसमें भी सरसरी तौर पर बातें की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए इसे बनाने का मकसद इस वीडियो को ये था, आपको ये समझाना मैं चाहता था कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पीसीएस की, तो आप हिंदुस्तान का संविधान ज़रूर पढ़िएगा, और वो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे भी इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये हमारा एक अधिकार है, इसको पढ़ना चाहिए। जहाँ हम इतनी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं ज़िंदगी में, तो ये उन तमाम तर किताबों से अहम किताब है, सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है, बेस्ट किताब है ये हमारे हिंदुस्तान की। तो इसलिए अभी तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और बहुत से बच्चे इसे स्विच ऑफ कर देंगे, देखेंगे भी नहीं। तो अब ये देखते हैं कि जब किस तरीके जैसे जैसे मैं बनाऊंगा, प्रोग्रेस होती रहेगी, लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो उससे मुझे थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, इसको सराहा है। क्योंकि आदमी जो होता है, जो कलाकार होता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फनकार हो, चाहे वो कोई भी अगर हो, उसको पता चलता है ऑडियंस से, जिस तरीके से वो उसको सराहते हैं, जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट करते हैं, उससे पता चल जाता है कि वो उसके काम को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल बस आज तो मैं आपको इतना ही बताना चाहता था। फिर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और तफसील से बताऊंगा, इसके जो दूसरे पहलू हैं उस पर रोशनी डालूंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।